हेलो गाइस, डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो हम क्या डिस्कस करते हैं। हम एक एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक हम शुरुआत करेंगे, देखते हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस सी। टॉपिक इज ह्यूमन फिजिक एंड सोमैटोटाइप। अब ह्यूमन फिजिक होती क्या है? ओके, आप ह्यूमन फिजिक, इंडिविजुअल की बॉडी कैसी है, फॉर्म कैसी है, उसकी शेप कैसी है, द कन्फिग्रेशन ऑफ द एंटायर बॉडी, कॉन्फ़िगरेशन बॉडी की कैसी है, है ह्यूमन फिजिक। ह्यूमन फिजिक, बॉडी की फॉर्म कैसी है, बॉडी की शेप कैसी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। ओके, दैट इज ह्यूमन फिजिक। तो अब सोमैटोटाइप, व्हाट इज सोमैटोटाइप्स? अब सोमैटोटाइप्स जो हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाती है बाहर से बॉडी की, जैसे बॉडी की अपीयरेंस कैसी है ना। तो और उसमें अंदर जो होती हैं, डिफरेंट शेप्स की जो बॉडी होती हैं, जो फिजिकली हम देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, चाहे एनवायरनमेंट, डिसीज़ की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, जो अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो दिखती हैं हमें, उनको हम बोलते हैं सोमैटोटाइप। सोमैटोटाइप्स रेफर्स टू द outermost morphological forms of body। अब शायद क्या बोल रहा, शायद ने डेफिनेशन सोमैटोटाइप है, तो डिफाइन है प्रेजेंट उसकी मॉर्फोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है सोमैटो। ये किसने बताया था? ये शेल्डन ने बताया था। शेल्डन ने डिफाइन किया इंडिविजुअल की फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल कॉन्फर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोटाइप्स बोलते हैं। ओके, तो हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लगते हैं कि किस तरह से फिजिक कैसी है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है बॉडी की सोमैटोटाइप्स, टाइप कौन सी है सोमैटोटाइप में। तो हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है, जिससे पता चलता है कि बॉडी की टाइप कैसी है, बॉडी की फॉर्म कैसी है। ओके, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले आता है वॉयलास क्लासिफिकेशन। वायोलास क्लासिफिकेशन ने क्या किया? 3 फॉर्म्स दिए, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की गई 3 फॉर्म्स दिए। ओके, तो सोमैटोटाइप्स की गई, मेजरमेंट की गई बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स की। तो उसमें लॉन्जिटाइप आता है, ब्रैकेट आता है, नॉर्मोटाइप आता है और मिक्स टाइप आता है। अब देखो लॉन्गिटाइप क्या, लॉन्गिटाइप कौन से क्या, इसकी लिम्स जो है ना लंबी है। ओके, ब्रैकेट जस्ट है लॉन्जिटाइप, मीन्स लिम्स जो है वो रिलेटिवली लॉन्गर नहीं है ट्रंक के कंपैरिजन में। जो है कंपेयर टू डॉमिन वो बड़ा। ओके, ये टाइप आ गया जिसकी कंपेरेटिवली लिम्स बड़ी होती है ट्रंक से, और ब्रैकेट आ गया वो ऑपोजिट होता है लॉन्जिटाइप, मीन्स लिम्स जो है रिलेटिवली शॉर्ट है कंपैरिजन। और नॉर्मल आ गया मिडिल पे चलता है, तो हम देखते हैं कि आता है लॉन्जिटाइप और ब्रैकेट के बीच। ओके, अब एक होता है लॉन्जिटाइप या टाइप और टाइप मिक्स्ड।
तीनों तरह की बैलेंस में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, तो ये वॉयलास की क्लासिफिकेशन दी उन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स दिया, तो उसमें टाइप्स को डिस्कस किया उसने। मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स में क्या, इंडेक्स मीन्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स को बताया, नॉर्मो टाइप, लॉन्जी टाइप, ब्रैची टाइप एंड मिक्स टाइप, इस चीज़ों को डिस्कस किया। आगे आता है क्रैच चैम्बर। क्रैच चैम्बर ने क्या किया, कुछ सेरोटाइप्स दिए, तो एंथ्रोपोस्कोपिक इंस्पेक्शन की गई। सेम मॉर्फोलॉजिकल इंस्पेक्शन की गई, एंथ्रोपोमेट्रिक यूज़ किया गया, है ना। तो क्रैचमर ने भी तीन टर्म्स, ये ग्रीक की टर्म्स थी। एक आता है PLA, पिकनिक, PYKNIC, पिकनिक, जिसको हम बोलते हैं बॉडी राउंड है, फैट है तो होगी, और ब्रॉड होगी। पिकनिक, PYKNIC, मोटा राउंड बॉडी, पाइकनिक। लेप्टोसोम हो गया, राउंड नहीं है, लॉन्ग है बॉडी, फैट नहीं है, थिन है, और लीनियर बॉडी है। राउंड नहीं है, लीनियर है, ब्रॉड नहीं है, पिकनिक में ब्रॉड होती है बॉडी। तो लेप्टोसोम में क्या होता है, बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है, थिन होती है, और साथ में लीनियर होती है, ठीक है। लेप्टोसोम, पिकनिक, और दूसरा आता है एथलीट। एथलीट क्या है, बेसिकली मसल्स, हिप्स जो है ना नैरो होएगी, ब्रॉड नहीं होएगी, शोल्डर्स, एथलेटिक बॉडी, मसल्स ज़्यादा होते हैं, पतला नहीं होता, मसल्स ज़्यादा होते हैं, शोल्डर्स बड़े होते हैं, मसल्स, मस्कुलर बॉडी होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं एथलेटिक में। तो महिलास की क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, क्रैचमर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्रैचमर्स ने तीन मॉर्फोमेट्रिक मेजरमेंट्स की, तो तीन टाइप्स बताई उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, जिसमें बॉडी राउंड होती है, ब्रॉड होती है, और फैटी होती है। में बॉडी थिन होती है, लॉन्ग होती है, लीनियर होती है। एथलीट में क्या किया, बॉडी जो है हिप्स नैरो होते हैं, शोल्डर्स बड़े होते हैं, यह है पीठ में। वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ी, वायरस की क्लासिफिकेशन है शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। शेल्डन ने कॉन्फ़िगरेशन कैसी है बॉडी की, है ना, ट्रंक कितना होता है, लिम्स की मेजरमेंट की जाती है, लोअर लिम्स की, अपर लिम्स की, मसल्स देखे जाते हैं, फैट्स देखे जाते हैं। तो बॉडी की फॉर्म कैसी है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है एंटायर बॉडी की। अब सोमैटोटाइप्स क्या है, जो हमें बाहर आउटर मोस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी, मॉर्फॉर्म्स होता क्या है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आउटर मोस्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। कितनी है फॉर्म्स ह्यूमन बॉडीज की, अपीयरेंस कैसी है, ओके। अब ये चीज़ें सोमैटोटाइप्स जो है वो डिपेंड करती हैं, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, खाना खाया है टाइम पे, नहीं खाया है, न्यूट्रिशनल फूड्स खाते हैं,
डिपेंड करें। बाद हमें शेल्डन्स मेथड ऑफ सोमैटोटाइप, तो इसने भी 3 फॉर्म्स दी, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, तो 3 तरह की फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया। ये एंडोमॉर्फी, ओके। अब क्या किया जाता है, स्कोर किए जाते हैं, बॉडी को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे हेड हो गया, फेस हो गया, नेक हो गया, ये एक पोर्शन में डिवाइड कर दिया सिस्टम को, दूसरे बॉडी से किया, तो उस एरियाज की मेजरमेंट ली, उस मेजरमेंट के हमने स्कोर दिया, उस स्कोर के बेस पे हमने क्या किया, हमने एंडोमॉर्फी टाइप्स दे दी, मेसोमॉर्फी दे दी, एक्टोमॉर्फी दे दी। टेक्निक है राउंड फैट एंडोमॉर्फी होता है। बॉडी क्या है, राउंड है, फैट तो स्वास्थ्य होगी, राउंड होगी बॉडी। लेप्टोसोम ये होता है पतला है, थिन है। तो एक्टोमॉर्फी होती है सेम, जैसे हमने डिस्कस किया, एक्टोमॉर्फी को हमने रिलेट कर दिया पाइकिनी के साथ, एक्टोमॉर्फी को रिलेट कर दिया लेप्टोसोम के साथ, उसके बाद एथलीट को कर दिया मेसोमॉर्फी के साथ। मीन्स आपकी बॉडी थिन मस्कुलर है, शोल्डर बड़े हैं, है ना, तो मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम है, जैसे मस्कुलर बॉडी होती है ना, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, इसमें आप कर सकते हैं। बेसिकली जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है, इनमें आप देखोगे कि फीचर्स, नेम जो है, टर्म जो है वो अलग दी हुई है। बाकी बॉडी की फीचर तो जो है तो वही रहेगी, बॉडी राउंड होगी या बॉटम होगी। एरिया इन्होंने अलग अलग इस्तेमाल किया। अब कैटेगराइजेशन कैसे की, वो उन्होंने अपने तरीके से की, अगर है चीज़ें एक ही हैं तो इसका कंपैरिजन भी आ सकता है कि बेटर कौन सा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है। तो शेल्डन्स मेथड ऑफ सोमैटोटाइपिंग वाइलास की क्लासिफिकेशन है, क्रैचमर क्लासिफिकेशन है, लैप्टोसोम पीएल पिकनिक, लैप्टोसोम एथलीट। शेल्डन ने दिया एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी एंड मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी हो गया मस्कुलर, आपकी बॉडी जो है मैसिव है, स्टर्डीनेस STUR मस्कुलर बॉडी, हेल्दी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। उसके बाद आगे वाइलास की क्लासिफिकेशन है, क्रैचमर्स की क्लासिफिकेशन है, शेल्डन्स की क्लासिफिकेशन है, हीथ एंड कार्टर मेथड ऑफ सोमैटोटाइप्स। अब हीथ एंड कार्टर मेथड ऑफ सोमैटोटाइप्स ने किया, इस जैसे शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, इसने भी वैसे 3 तरह की मॉर्फोलॉजी फॉर्म टाइप्स को एक्सप्लेन किया, 3 तरह की फिजिक्स जो है वो होती है, 3 तरह की, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी। अब एंडोमॉर्फी क्या है, वो बेसिकली मेसोमॉर्फी आ गया, एक्टोमॉर्फी आ गया, है ना। तो किस तरह की खाई, तो बेसिकली कैसे क्लासिफिकेशन की, इन्होंने मेजरमेंट्स ली बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। फिर आती है बॉडी की हाइट देखा जाता है, वेट देखा जाता है, फैट्स देखा जाता है, प्रोपोर्शन देखा जाता है बॉडी का,
तो 3 तरह के सोमैटोटाइप्स इसने भी। अब देखा जाए जो हमने वॉयला की क्लासिफिकेशन पढ़ी, PLA, वॉयला है लॉन्जीफॉर्म, ब्रांचिफॉर्म, लॉन्जीटाइप, ब्रांचिटाइप, नॉर्मोटाइप, मिक्स टाइप। तो लॉन्जीटाइप वॉयल लाइक नो टाइप क्या आपकी बॉडी है जो लिम्स हैं भी है टू है, नॉर्मोटाइप दोनों का मिडल है, मिक्स्ड में तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी क्लासिफिकेशन में पहले आपने एनोनिमस करना है, शेड क्लासिफिकेशन है, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, देन उसके बाद हीथन कार्टर मेथड ऑफ सोमैटोटाइप्स है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, इसने भी 3 सोमैटोटाइप दिए हैं। और जो पहले वाइलास की और क्रैचमर्स की जो क्लासिफिकेशन है, अब इसको यूज किया जाता है, एल्डन और हीथ एंड कार्टर मेथड है, इनको यूज किया जाता है। ये एल्डन मेथड है, ये ज्यादा ऑब्जेक्ट है, ओके। इनका ह्यूमन सोमैटोटाइप्स हम पढ़ेंगे ना जब एप्लीकेशन एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें आपने इस टॉपिक को रिलेट करना है। सोमैटोटाइप्स जैसे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है। किनानथ्रोपोमेट्री, किनानथ्रोपोमेट्री KINA, किनान थ्रो, THRO, थ्रोपोमेट्री, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया ह्यूमन सोमैटोटाइप्स को, क्या है क्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं ग्रोथ स्टडीज, किस तरह से हम कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको कंपैरिजन भी आपको करने को आ सकता है पेपर में, वो आते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है फॉर ग्रोथ, वो हम डिस्कस। मेथोडोलॉजी में आप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में में बेसिकली हम लोग, बूढ़े लोग, उसको अलग अलग स्टडी डिफरेंट हैं, क्रॉस सेक्शन होती है कि एज ग्रुप, सेक्स की, फीमेल, पॉपुलेशन की, हम जेंडर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन उनका करते हैं।
हम एज बेस पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक ही टाइम पे है ये, है ना। मेल मेल के हमने करते रहते हैं कंपैरिजन, हम एज डिफरेंट ग्रुप्स को सब्जेक्ट मान के पॉपुलेशन के हम उसको करते हैं, तो उनके स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आ जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स ले लेते हैं, तो उसको हम स्टडी करते जाते हैं। ये लंबा टाइम लगता है इसको, है ना। इसको लगता है अब इंडिविजुअल्स ले लिया आपने, 100 इंडिविजुअल्स ले लिए, तो टाइम पीरियड के अलॉन्ग उसको स्टडी करेंगे, 20 सालों तक उसकी स्टडी की जाती है, तो ये लंबा टाइम लगता है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन स्टडी पॉइंट ऑफ टाइम है, सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। लॉन्गिट्यूड स्टडी में सब्जेक्ट सेम है, उन्हीं को हम आगे कई सालों तक स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल लंबे समय तक। जैसे हम हाई स्टडी करते हैं, उसको 20 साल आईक्यू स्टडी करते हैं, 5 साल में कितना आईक्यू होगा, फिर 12 साल में कितना आईक्यू होगा, 18 साल में कितना आईक्यू लेवल होगा, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। हाइट को लेते हैं, है ना, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो अब मेरिट्स की बात करें, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता है, सस्ता रहता है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं एक टाइम पीरियड में, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है किसके बारे में। तो ग्रोथ स्टडीज के बारे में करें, उसके हम एंथ्रोपोमेट्री कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये आता है सेक्शन में। अब मेरिट्स क्या है इसके, मैंने बताया। तो आप डिफरेंट एज ग्रुप्स में एक पॉइंट पे आप क्या स्टडी कर सकते हैं, आप उसकी ग्रोथ को स्टडी कर सकते हैं, आप उनकी फिजिकल लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसी है उनकी, वो स्टडी करते हैं, है ना। परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, वो हम स्टडी कर सकते हैं। कोई टास्क दे सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। इस एज ग्रुप की परफॉर्मेंस लेवल क्या होगी, इस एज ग्रुप की परफॉर्मेंस लेवल क्या होगी, ये हम स्टडी कर सकते हैं। हम बॉडी के फीचर्स को भी स्टडी कर सकते हैं, बॉडी फिजिक को भी स्टडी कर सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम डिफरेंट एज का न्यूट्रिशन लेवल स्टडी कर सकते हैं, है ना। चिल्ड्रन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं।
क्रॉस सेक्शनल स्टडी और डीमेरिट क्या है? अब ये रेट ऑफ ग्रोथ को एक टाइम पीरियड में स्टडी हो रही है, तो हम इसको ग्रोथ को डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम कर एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी तो हम एक जो सैंपल होगा उसकी हम एक ही बार स्टडी की जाएगी और उसका फॉलोअप नहीं होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आपने देखा क्या होता है, डिमेरिट्स क्या हो गई, जहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ये आप ग्रोथ को हम डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ स्टडी कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल का इफेक्ट हम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में स्टडी कर सकते हैं, हम ग्रोथ किस लॉन्गिट्यूडनली हम ग्रोथ को स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में क्या है, आप इसकी मेरिट्स क्या है, हम सब्जेक्ट्स को लंबे समय तक स्टडी करते हैं, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जीन्स का क्या इफेक्ट रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम में। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के अपने मेरिट्स हैं कि हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ टाइम में हम जब सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, है ना। तो अब न्यूट्रिशन का इफेक्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या होता है, डिसीज़ का इफेक्ट डिफरेंट स्टेजेस टाइप पे कितना सीवियर रहता है, उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्टर स्टडी में हम पॉइंट ऑफ पीरियड एक होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप हैं, सेक्स अलग सेक्स के हो सकते हैं, तो उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं सेम न्यूट्रिशनल स्टेटस, हम डिसीज़ को स्टडी कर सकते हैं, हम आईक्यू स्टडी कर सकते हैं, हम हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एज में डिफरेंट है ना, डिफरेंट एज ग्रुप की क्या हाइट होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ओके, तो इनको हम स्टडी करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को, डिफरेंट ह्यूमन ट्रेट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, या फिर पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। दोनों के मेरिट्स हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो इसमें लंबा टाइम, तो इसमें तो ग्रोथ रेट पता चलता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स को लंबे टाइम जब करते हैं तो उसका हम ग्रोथ रेट कितना किस टाइम पीरियड में अटेन करता है वो हम पता चल सकता है। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन की कोई डिसीज़ आती है, कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस आता है, तो वो उस चाइल्ड के ऊपर कितने टाइम पीरियड तक उसका असर रहेगा, उसको हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। ओके, तो डीमेरिट्स भी है, एक्सपेंसिव है, ग्रेट स्किल्स चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो हम
मैथोलॉजी जब पढ़ते हैं ग्रोथ स्टडीज़ की, वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। आप ग्रोथ को कैसे स्टडी करते हैं? हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो एंथ्रोपोमेट्रिक करते हैं, मेजरमेंट की जाती है, तो एंथ्रोपोमेट्री में क्रैनियोमेट्री करी जाती है। क्रैनियोमेट्री मीन्स स्कल को मेजर किया जाता है। क्रैनियोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री, सिफालोमेट्री, रेडियोग्राफी, ये भी एक मेजरमेंट अप्रोच है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम? क्रैनियोमेट्री करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हम एंथ्रोपोमेट्री करते हैं, हाइट मेजरमेंट करते हैं, वेट की मेजरमेंट करते हैं, हम सिफालोमेट्रिक रेडियोग्राफी करते हैं, एक्यूरेट होता है। अब ये आगे मेजरमेंट अप्रोचेस। अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस क्या है? रेडियोग्राफी की जाती है, ऑटो रेडियोग्राफी, इम्प्लांट रेडियोग्राफी, रेडियो एक्टिव ट्रेजर्स, ये किए जाते हैं। अब क्या होता है कि चेंजेस जो है बॉडी के अंदर, फिजिकल चेंजेस, करेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है आपको ऑब्जर्व देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द लाइफ ये, है ना। तो अब उन चीज़ों को हम ग्रोथ स्टडी में स्टडी करते हैं। हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाते हैं, प्रोलॉजीज को अपनाते हैं, है ना। हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी करा, ह्यूमन फिजिक क्या है। हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज जो थी, एजिंग की, प्रोग्राम थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी, उसके बाद आता है सोशल थ्योरी, जिसमें आप डिसएंगेजमेंट थ्योरी, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी पढ़ते हैं, एक्टिविटी थ्योरी पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज आती हैं, वाइलास की क्लासिफिकेशन आती है। क्रैच-चैमर्स क्लासिफिकेशन, वाइलास क्लासिफिकेशन, क्रैच-चैमर्स क्लासिफिकेशन, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, हीथ एंड कार्टर मेथड्स ऑफ सोमैटोटाइप्स, ये हमने देखा। वाइलास क्लासिफिकेशन, क्रैच-चैमर्स क्लासिफिकेशन, वाइलास हमने नॉर्मोटाइप, ब्रैचिटाइप, ओके, मिक्स टाइप, लॉन्जी टाइप, ये हमने स्टडी की। क्रैच-चैमर्स में हमने लेप्टोसोम, एथलेटिक डिस्कस किया। शाइट्स में हमने एंडोमॉर्फी, एमॉर्फी, मेसोमॉर्फी को स्टडी किया। हीथ कार्टर में एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी स्टडी किया। ग्रोथ स्टडीज की, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। एप्लीकेशन क्या है ग्रोथ स्टडीज का? वो हम देखते हैं कि क्या क्या की एप्लीकेशन है ग्रोथ स्टडीज की। ओके, तो इसमें आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्रोथ स्टडीज की हमने किया। इसमें क्या किया कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको हमने कवर किया। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, हर एथनिक ग्रुप के 200 इंडिविजुअल्स लिए, ठीक है। जेंडर में भी लिए, जेंडर के हों, एज के हों,
WHO की रिकमेंडेशन की। ओके, तो इसमें जितनी कम्युनिटीज़ हैं मेजर, उनको लिया हमने, क्योंकि कम्युनिटी सारी की सारी स्टडी करनी थी। ठीक है, तो बेसिकली फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमने स्टडी किया। तो पब्लिक हेल्थ इशू एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च किया फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो हमने फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन की स्टडी की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पब्लिक हेल्थ इशू। ओके, जिसमें हमने हर एथनिक ग्रुप से 200 इंडिविजुअल्स लिए। तो 19 एज क्लासेस, बर्थ से लेके 18 ईयर्स ऑफ एज। तो हाई कम्युनिटी का टारगेट सैंपल कितना हुआ? 3600 इंडिविजुअल्स की। 200 लिए हमने, और ठीक है, तो हमने 19 एज क्लासेस लिए से लेके 18 साल तक। एक क्लासेस हमने डिवाइड 19 में। ठीक है, इसकी क्लासेस होगी और एक मेल फीमेल दो होगी। तो कितना, काफ़ी जो है 7600 इंडिविजुअल्स हमने पर कम्युनिटी से स्टडी किए। तो 22 कम्युनिटीज़ थी। अब इसमें ये करना था कि हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस स्टडी करना था, फिजिकल ग्रोथ स्टडी करनी थी 0 से लेकर 18 साल के बच्चों के बीच में। ओके, अब गवर्नमेंट का ये था कि आपको स्टेटस, ग्रोथ का स्टेटस क्या है उसको स्टडी करने की ज़रूरत थी। इससे क्या हुआ कि रिज़ल्ट जो है गवर्नमेंट को हेल्प करेगा हेल्थ प्रमोशन में, पॉलिसी फॉर्मिंग में। यू गॉट माई पॉइंट? अब एनवायरनमेंट सोर्स और एथनिक सोर्स, उनके जीन्स वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो कैसे वेरिएबिलिटी ला रहे हैं, जीन्स और एनवायरनमेंट कैसे वेरिएबिलिटी ला रही है फिजिकल ग्रोथ में, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन में, उसको स्टडी करना था। तो कम से कम 7600 ग्रुप्स लिए गए। ओके, तो काफ़ी टाइम तक फिजिकल ग्रोथ एंड ऑफ एडोलेसेंस as physical growth and development of children in north east states, a public health issue, इसको स्टडी किया। ये इसकी एप्लीकेशन है ग्रोथ स्टडी। तो क्रॉस सेक्शन स्टडी की। ओके, तो हमने, आप देखोगे ग्रोथ चैप्टर्स में हमने क्या क्या स्टडी किया। हमें टॉपिक सब्जेक्ट का नाम था, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से। तो हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, वो हमने किया। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हमने स्टेजेस हैं जो ग्रोथ की, वो हमने स्टडी की, डिफरेंट स्टेजेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने फैक्टर्स पढ़े, हमने स्टेजेस क्या क्या हैं वो हमने पढ़ी। तो अब बायोकेमिकल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने पढ़े। एजिंग और सेनेसेंस में क्या फ़र्क है। एजिंग में आप पर्सन जो है वो ओल्ड ग्रो करता है। सेनेसेंस क्या है, बायोलॉजिकल एजिंग को हम सेनेसेंस बोलते हैं।
सेलुलर फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि सेल की एक फिक्स्ड रेप्लिकेशंस होती हैं। उसकी जब रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद सेल डेज हो जाता है, तो उससे क्या होता है की तरफ इंसान बढ़ता है। और थ्योरी हमने पढ़ी है जिनकी, ऑब्जर्वेशंस क्या हमने पढ़ी, बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी, सोशल थ्योरीज पढ़ी, डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़ी। तो बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है वो हमें करा। ह्यूमन फिजिक और सोमैटोटाइप्स को हमने डिस्कस किया। फिजिक क्या है, सोमैटोटाइप्स क्या है, वायरस क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्रचम्स क्लासिफिकेशन पढ़ी, शैडन्स मेथड्स ऑफ सोमैटोटाइप्स, हीट एंड कारर मेथड्स सोमैटोटाइप्स हमने पढ़ा। हमने मैक्रोलॉजीज पढ़ी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पढ़ी। आपको इन टॉपिक्स को आपको अप्लाई करना आना चाहिए, एप्लीकेशन पार्ट इनको आना चाहिए, किस तरह से हम इसको केस स्टडीज के साथ, कंपैरेटिव एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को कर रहे हैं। टाइम एंथ्रोपोलॉजी फील्ड क्या हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कैरी आउट कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स जो आज के टाइम पे कैसे में हम उनको चीज़ों को, इन टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। हम विलेज स्टडी में, रूरल कम्युनिटी में स्टडी सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो आपको स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप राइटिंग तो इम्पोर्टेंट है बट आप स्ट्रक्चर करना चाहिए। आप टॉपिक कोई कर रहे हैं तैयार, तो आप करिए कोशिश, PYQs देखते हैं तो आप स्ट्रक्चर बनाइए। आप 1 से 1.5 मिनट लगाइए, उसमें स्ट्रक्चर बनाइए और आप देखिए कि क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी, आपको बनेगा आपसे, दिमाग नहीं चला, पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे फिर क्या होगा, टाइम आएगा स्ट्रक्चर बनना आ जाएंगे। आप कंटेंट, आपके पास कंटेंट आप तैयार करिए, कंटेंट तैयार हो जाएगा, आप उसको PYQs देखिए और आप जो पढ़ा है कंटेंट को रिलेटेड थीम्स को स्टडी करिए। PYQs में क्या थीम्स पूछे गए हैं, क्योंकि 70-80% क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं बेस्ड ऑन थीम्स, क्योंकि PYQs में तो थीम्स पूछे गए हैं, PYQs में वो क्वेश्चन 70-80% रिपीट होते ही होते हैं। और 10-20%, 20-25%, 10-20%, 20% क्वेश्चन डिटो को रिपीट होते हैं PYQ से। आपको तैयार करने के बाद आपका कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। आपको बाकी अलग कैसे का है आपका कंटेंट, वैसा होना चाहिए। सिमिलर कंटेंट लिखे, ऐसे 1000 कॉपी में वही कंटेंट मिलेगा तो इवैल्यूएटर will not give you good marks. I am giving you brutal fact. Evaluator will give you marks. Try स्ट्रक्चर की क्या मैं इसके स्ट्रक्चर को तैयार कर सकता हूँ, क्या इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा, मेन बॉडी रहेगी, कंक्लूजन कैसे लिखूंगा, तो ये सब करिए, माइंड में करिए, उसको लिखिए। 1-1.5 मिनट तक आपको आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और एक टाइम आएगा कि आप स्ट्रक्चर आप होंगे, डिफिकल्ट टाइम होता है। मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 7 मिनट मिले एवरेज लिखने के लिए, तो 1 मिनट तो चाहिए स्ट्रक्चर करने में, तो आपको 6 मिनट में आपको 2 पेज फिल करने हैं, आपको 10 मार्क अटेम्प्ट करने 6 मिनट, 1-1.5 मिनट आपका थिंकिंग में निकल जाएगा। और जो अगर क्वेश्चन आपका 15 मार्क का है तो उसमें आपको 11 मिनट्स मिलेंगे, 11 मिनट्स में से 1-1.5 मिनट तो कंज्यूम हो जाएगा स्ट्रक्चर करने में। अगर आप स्ट्रक्चरिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल, बढ़िया होता है पेपर देने के बाद, अच्छा ओ मैं ये भी लिख सकता था, ये मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने ये भी पढ़ा, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। वो कैसा इसलिए होता है कि हमने स्ट्रक्चरिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करी हो। तो वो स्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको क्या होएगा,
का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप 11 मार्कर 15 मार्कर क्वेश्चन में जब आप 1 से 1.5 मिनट स्ट्रक्चरिंग भी देंगे तो 10 मिनट्स आपको मिलेंगे 3 पेज फिल करने के लिए। और फिल मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दें, कंटेंट हो चाहिए, स्ट्रक्चरिंग होने का, यूनिक कंटेंट, कंटेम्पररी डायनेमिक कंटेंट होना चाहिए, कंटेम्पररी के साथ उसको रिलेट करना आना चाहिए, केस स्टडीज कोट होनी चाहिए, उसमें एग्जाम्पल्स में कोट करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप में दिखनी चाहिए। ओके गाइस, तो हम ने पढ़ा प्रिंसिपल, हमने पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी आती है, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोडॉक्सल आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टिल आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये प्रिंसिपल हम आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमने स्टडीज करें। उसके बाद अगर हम स्टेजेस की बात करें तो कंसेप्शन टू बर्थ एक स्टेज आ गई, इन्फेंसी एंड टोल्डहुड दूसरी आ गई, 1 से लेकर 3 तक। तीसरी स्टेज आ गई अर्ली चाइल्डहुड, 3 से लेकर 6 साल तक। उसके बाद अगली स्टेज मिडिल चाइल्डहुड, 6 से लेकर 11 साल। उसके बाद आता है एडोलेसेंस, 11 से लेकर 12 साल तक। उसके बाद आता है यंग अडल्टहुड, 20 से लेकर 40 साल तक। उसके बाद आता है मिडिल अडल्टहुड, जो 40 से लेकर 65 ईयर तक पीरियड है। उसके बाद लेट अडल्टहुड में 65 से को हम कैटेगराइज करते हैं लेट अडल्टहुड में। तो इसके पीरियड में इन जो एज पीरियड है, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ की, तो उसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट देखने आती है, हटती है, वेट बढ़ता है, हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलती है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, मेमोरी की डेवलपमेंट होती है, थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, साइको सोशल डेवलपमेंट है। साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, फिर ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है, डिपेंडेंसी रहती है, फिर ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है, फिर इंटर डिपेंडेंसी की फीलिंग रहती है, फिर डिपेंडेंस की फीलिंग रहती है चीज में। तो ये स्टेजेस से जब हम पास करते हैं तो हम डिफरेंट, हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट फिजिकल डेवलपमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं। बर्थ चाइल्डहुड में आपको डिपेंडेंसी दिखती है मदर पर। उसके बाद जब आप अडल्टहुड में होते हो तो आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, जॉब लेते हो, मैरिज करते हो, आप बच्चों को पालन करते हो, बूढ़े हो जाते हैं, फिर आपकी डिपेंडेंसी अपने बच्चों पे हो जाती है, आप लॉस एडजस्टमेंट करते हो, लॉस ऑफ पुलिस, लॉस ऑफ रिलेटिव्स, लॉस ऑफ स्पाउस। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ की, एज की। तो क्या क्या इसमें आपको साइको सोशल डेवलपमेंट क्या क्या देखने मिलता है ना? अटैचमेंट होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जेंडर का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरे चिल्ड्रंस में इंटरेस्ट बनता है, एग्रेशन भी आपको देखने को मिलता है, इमेजिनेशन होती है वो भी सीखता है, सोशल लाइफ फैमिली में देखी जाती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, सेल्फ एस्टीम आती है, ईगो सेंट्रिज्म शुरू में प्रेवलेंट होता है, उसके बाद ईगो सेंट्रिज्म डिश होने लगता है, लॉजिकली सोचते हैं, मेमोरी डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं, साइंटिफिक रीजनेबल जो है वो डेवलप होना शुरू होती है, कैरियर चॉइस होते हैं, एजुकेशनल चॉइस होती हैं, मेंटल जो एबिलिटीज होती हैं
हैं पीक पे होती हैं। ओके, बर्नआउट भी होता है, करियर चेंज करने का मन करता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। डिफरेंट हमने थ्योरीज पढ़ी ह्यूमन डेवलपमेंट की, है ना, कि हेरिडिटरी एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में क्या रोल है। एजिंग की थ्योरी हमने पढ़ी, ठीक है। बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, प्रोग्राम थ्योरी है, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी है, सेलुलर थ्योरी है, हमने मॉलिकुलर थ्योरी को डिस्कस किया, डिसएंगेजमेंट थ्योरी है, एक्टिविटी थ्योरी है, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ह्यूमन फिजिक्स, ग्रोथ ग्रोथ स्टडीज को हमने एक्सप्लेन किया। ओके, तो गाइस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ओके गाइस, थैंक्स गाइस।